अब सबसे पहले आपको एक टेबल दिखा रहे हैं। आप देखिएगा उसमें कितने लोगों को वायरस हुआ है और कितने लोग मरे हैं प्रत्येक 10 लाख आबादी के। ये एक आज के आंकड़े हैं, इसको देखिएगा और ये बड़े मजेदार हैं, जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। पूरी दुनिया में प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में से 36 की मौत हुई है। बेल्जियम 746, स्पेन में आप देख रहे हैं, इटली में 500, अमेरिका में जो बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता है 236, चाइना में कहते हैं 4 हैं लेकिन वो झूठ बोलते हैं, उनके फिगर्स पे आप भरोसा ना करें, और भारत में 1.5। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारत इतनी अच्छी तरह से कोरोना वायरस के साथ लड़ रहा है? अब मैं आपसे 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारा रिस्पॉन्स इतना प्रभावशाली क्यों है? दूसरा, 123 देशों की मदद हम कैसे कर पा रहे हैं? उनमें से ऐसे देश हैं जो शायद दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, उनकी भी हम मदद कर रहे हैं। तीसरा मेरा सवाल ये कैसे है कि जब 100 से ज्यादा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं, विश्व बैंक के पास जाते हैं, दानी देशों के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं हमारी मदद करो, भारत नहीं जाता बल्कि भारत दूसरे देशों की मदद करता है? और चौथा सवाल, वंदे भारत दुनिया का मानव इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है कि एक माँ अपने बच्चों को, और आज मदर्स डे है, सारी माओं को मुबारक हो, माँ, भारत माँ अपने बच्चों को पूरी दुनिया से वापस लाती है। शांति के समय में ये सबसे बड़ा आंदोलन है। बहुत पहले हम अपने नागरिकों को लेबनान, लीबिया, साउथ सुडान, यमन से लाए थे, लेकिन अब पूरी दुनिया से हम वापस ला रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? जब बाकी देश ये नहीं कर पा रहे, भारत कैसे कर पा रहा है? तो क्या है हमारा खास हथियार जो लोग चलाते हैं, पीपल ड्रिवन? केरला का आप देखिएगा, जो हमारा एक राज्य है, पहली वंदे भारत की जो फ्लाइट थी वो केरला में लैंड की, उनका तो एग्जाम्पल पूरी दुनिया में है। देखते हैं कि हमारे हथियार क्या हैं। देखिए, मैं अपने आप को एक ऑब्जर्व एनालिस्ट कहता हूँ। ऑब्जर्व एनालिस्ट वो होता है जो पूरी दुनिया में देखता है और समझने की कोशिश करता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या देखा है। मेरा जन्म, मेरा आविष्कार 1951 में भारत में हुआ था। आई वेरी प्राउडली से कि मेरा भारत में निर्माण है, मेड इन इंडिया। अब स्पेशल एडवाइजर हूं प्रधानमंत्री का, well, that's a great thing। साउथ सुडान, लिसोतो, गिनी बिसाओ एटसेट्रा। प्रिंसिपल अनीता शर्मा और बाकी लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जब मेरा जन्म हुआ था 1951 में, बड़े ध्यान से ये आंकड़े सुनिएगा, भारत में 92%, 92%, 92% लोग भयंकर दरिद्रता में जीते थे। केवल 10% लोग साक्षर थे। केवल 1% महिलाएं काम करती थी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और हमारी जो फिलॉसफी थी उस समय, हमारा जो दर्शन शास्त्र था, ये तो हमारी किस्मत है, हम गरीब हैं, भगवान ने हमें सजा दी है, ये सब कुछ हम कहा करते थे। और जब भी कोई समस्या होती थी हमारे देश में, तो हम विदेशियों के सामने जाके हाथ फैला देते थे ऐसे। जब तक मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, भारत भयंकर दरिद्रता को भारत ने पछाड़ दिया होगा, असाक्षरता को हटा दिया होगा, औरतों का शक्तिकरण होगा, और फिर ये नहीं होगा कि हमारी किस्मत है। आप देखेंगे हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ये परिवर्तन देख रहा हूं। क्या है हमारा हथियार? हमारा हथियार है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आशावाद, रेजिलियंस, लचीलापन। कि हमारी समस्या होती है, हम वापस आते हैं, और फिर दया। चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने कहा था जब बीमारी होती है ना, आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं। भारत ने ये पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है। अब हमारा विश्वास कहां से आता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले है डेमोग्राफिक्स, जिसका मतलब होता है आपकी जो जनसंख्या है। मीडियन एज हमारे देश में है 28 साल, यानी मेरी तरह 65 करोड़ भारतवासी 28 साल से कम है, और मैडम अनीता की तरह 65 करोड़ 28 साल से ज्यादा। 28 साल की उम्र से कम है, मेरी तरह 65 करोड़ भारतवासी। हम दुनिया का सबसे जवान देश हैं, और हमारे पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो प्रोड्यूसिंग एज ग्रुप में है। मैं इसका मतलब समझाता हूं। अगर आपकी उम्र 15 से कम है तो आपका कंजम्पशन, खपत ज्यादा होती है, उत्पादन, प्रोडक्शन कम होता है। 64 से ज्यादा है तब भी आप कंज्यूम ज्यादा करते हैं, प्रोड्यूस कम करते हैं।
भारत में इस समय 100 करोड़ लोग हैं जो प्रोड्यूसिंग एज ग्रुप में है, 15 से लेकर 64। कौन रोक सकता है उनको? ये हमारी ताकत है। देखिए, हमारी मीडियन एज 28 साल है, यूरोप की मीडियन एज 44 साल है। और आपने पोप का नाम सुना होगा, क्षमा कीजिए मैं अपने बाल नहीं कटवा सका क्योंकि मेरा जो नाई है वो भी इस समय कोरोना वायरस के कारण काम नहीं कर रहा। तो पोप ने ये कहा था कि यूरोप बुढ़ा महाद्वीप है। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन, मेरे प्रोफेसर एल्फ्रेड सोवी कहा करते थे, बहुत जल्दी यूरोप बुढ़ा महाद्वीप होगा, बुढ़े लोग रहेंगे बुढ़े घरों में और बुढ़े विचारों पर बातचीत करेंगे। जवानी वहां पर खत्म हो चुकी है। जापान में मीडियन एज 47 साल है। का मतलब जापानी आजकल बच्चे नहीं पैदा करते, भूल गए हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम उनको सिखा देंगे कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते। अब आपको बताना चाहता हूं दूसरी चीज, साक्षरता। जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, मम्मी डैडी लोग, आप भी देख रहे हैं सब, हमारे पास इस समय 50,000 कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। जब मेरा जन्म हुआ था 500 थे। जितनी गाली देनी, आलोचना है करनी है करिए, ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, लेकिन 50,000 नंबर सुन लीजिए, 50,000 विश्वविद्यालय और कॉलेज, और हमारे पास 15 लाख स्कूल हैं। क्या है कि अब हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 34 करोड़। और 52% हमारी बेटियां हैं। और आप लोग कहते हैं कि हम औरतों को दबाते हैं, रुकिएगा, जब ये हमारी बेटियां वर्क फोर्स, काम की जो हमारी सेना है उसमें आएंगी, उस वक्त मुझे बताना कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी बेटियों के आगे। वो परंपरा भारत में अब खत्म हो गई है। बिल गेट्स का नाम आपने सुना है ना? तो वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी में कहता है कि आपकी जो एक्सेप्शनल डिजिटल कैपेबिलिटी, आईटी में जितनी जितनी ताकत भारत की है, दुनिया में किसी देश की नहीं। हम तो ये कहते हैं, भारत में जब बच्चे का जन्म होता है, हाथ में उसके आईपैड होता है। तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं? तीसरी हमारी शक्ति है आर्थिक शक्ति। जानते हैं कि हम दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है, जितनी देश हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं। नंबर 1 है चाइना, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी इसको कहते हैं, जो आपकी खरीदने की क्षमता है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 भारत। 12 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो, 12 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। और जो निजी धन है हमारे देश में, वो 8.2 ट्रिलियन डॉलर है। यानी वो पैसा, मैडम, आपने जो घर में छुपा रखा है, अपने चेहरे, अपने जिस्म पे आपने जो सोना पहना हुआ है, जो बैंक में छुपा के रखा है, जिसपे टैक्स भी नहीं दिया, तो ये जान लीजिएगा कि 8.2 ट्रिलियन डॉलर, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये विश्व बैंक के, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं, ये वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के हैं। वो कहते हैं कि आज से 8 साल के अंदर भारतीय, आम भारतीय के पास दुगनी प्राइवेट वेल्थ, निजी धन होगा, अपेक्षा ब्रिटिश नागरिक की या जर्मन नागरिक की। अब ये बताइए कि हम ये पैसा खर्च किस चीज पे कर रहे हैं? अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम खर्च करते हैं ज्यादा खूबसूरत लगने पर। हमारे देश में 6.5 लाख गांव और शहर हैं। कितने हैं? 6.5 लाख। और मालूम है, हमारे देश में 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। जितनी महिलाएं देख रही हैं, मुस्कुराइएगा, मुझे अच्छा लगेगा देखकर कि आप सुन रही हैं। 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। प्रिंसिपल शर्मा, आप भी जाती है, मैं भी जाता हूँ बाल कटवाने। तो 6.5 लाख गांव शहर, 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर। दूसरा, हम खर्च कर रहे हैं ईटिंग बेटर, अच्छा भोजन करते हैं। ये जोमेटो, टोमेटो, स्विगी, पिग्गी, ये सब आ गए हैं। खाना ज्यादा अच्छा है कि नहीं मैं नहीं जानता। और तीसरे नंबर पर हम अपनी सेहत पर खर्च कर रहे हैं। किसी गांव में चले जाओ, वहां जिम्नेजियम मिलेगा। कितने सारे, हमने पिछली बार अनुमान लगाया था कि इस समय 50 लाख जिम्नेजियम हमारे देश में है। हेल्थ क्लब या जिम्नेजियम, जिसको देखो वो जाता है, कुछ नहीं करता, खाने में जाता है, दंड लगाता है। वी आर वरीड एंड कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ। फिर हम खर्च करते हैं कम्युनिकेटिंग बेटर। 160 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, जिसने जितनी आलोचना करनी है करिए। और 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है। आजकल तो जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है हमारे, मैं कभी कभी मिलता हूं, मेरे पास आते हैं कि साहब वो एक फोन ले लो, उंगली से जो हिलता है। सबको स्मार्टफोन चाहिए, अपनी फोटो खींचते हैं। फिर हम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत घूम रहे हैं। और चौथी हमारी जो ताकत है, क्षमा कीजिएगा मेरा कागज गिर गया तो उठा रहा हूं, वो है हमारी हार्ड पावर,
यानी मिलिट्री पावर। जानती हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री दुनिया में अमेरिका है, क्योंकि वो अगले 20 देशों को मिलाकर जो हम खर्च करते हैं, अमेरिका अकेला उससे ज्यादा खर्च करता है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 चाइना, और चाइना के बिल्कुल साथ है भारत। 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पूरी दुनिया में। अब उसके बाद आती है हमारी रेजिलियंस, यानी जब हमें कोई तकलीफ होती है, लचीलापन, हमें कोई तकलीफ होती है, हम तुरंत वापस आते हैं। तो ये 5 वो शक्तियां हैं जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी साक्षरता है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, हमारी मिलिट्री पावर है, हमारी रेजिलियंस, ये हमारा खास हथियार है जिससे हम इस चीनी वायरस महामारी का हम मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं इसका। भारत की जो स्पिरिट है, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं। 50 साल हम लोग डगमगा रहे थे मैडम, मुझे याद है 1950s में, 60s में, 70s में ये इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई थी, हमारी ग्रोथ बहुत कम थी, हमारे पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी। जब मैं पहली बार विदेश गया था 75 में, पेरिस पोस्टिंग पे, मुझे $8 अलाउड थे ऑफिशियली। आज तो जितना मर्जी ले जाओ। उत्तर पूर्व भारत में युद्ध चल रहा था, पंजाब में, कश्मीर में नक्सलिज्म, माओइज्म, भूखमरी थी हमारे देश में, हमारा पैसा खत्म हो रहा था और करेंसी को डिवैल्यू किया, हमारे पास राजनयिक अस्थिरता थी, हमारे पास कम्युनल वायलेंस होता है, एक कम्युनिटी उस कम्युनिटी के साथ। हमने जंग लड़े 62 में, 65 में, 71 में, 1999। तेल की कीमत बढ़ रही थी, हम लोग उसको झेल नहीं पा रहे थे। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं, 1966-67 हमारी कृषि खत्म हो गई थी, बारिश नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि उस समय हम एक दूसरी ताकत के पास गए, अमेरिका के पास। श्रीमती इंदिरा गांधी गई और बोली हमें भोजन दो, और एक अमेरिकी अखबार लिखता है कि भारत का नया नेता, क्योंकि वो नई प्रधानमंत्री बनी थी, भारत का नया नेता भीख मांगने आया है। घमंड देखो उन लोगों का। हमने 9 मिलियन 90 लाख और 11 मिलियन 1 करोड़ 1 लाख टन, हम 1 करोड़ 10 लाख टन अनाज हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया। तो उनके पानी में जहाज आता था। अंग्रेजी में मैडम एक कहावत है, दैट आई एम लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। उस समय हम शिप टू माउथ जीते थे, पानी का जहाज अनाज लाता था और हम जिंदा रहते थे। और फिर नारा दिया कि 1966 में सोमवार के दिन हम रात को भोजन नहीं करेंगे। मैडम अगर आप भूख जानना चाहती है ना क्या है, मुझसे पूछिए। वो पूरा साल 1966, 15 साल का मैं था, एक साल में भूखा सोया हूं सोमवार को। इसलिए नहीं कि हम खाना खरीद नहीं सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय आपत्ति थी उस समय, डिसिप्लिन के कारण मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा सोऊंगा। और जो दुनिया हम पर हंसती थी, आज आपका देश भारत जो भीख मांगता था अनाज की, आज दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है खाद्य पदार्थों का। ये चमत्कार कैसे हुआ? आपने किया, मैंने किया, वैज्ञानिकों ने किया, हमारे फार्मर्स ने किया, हमारे लीडर्स ने किया, बैंक्स ने किया, सब ने किया। 1951 की एक कहानी आपको और बताता हूं। विदेशी मुद्रा हमारी खत्म हो गई थी, आपको याद होगा। हमारे पास केवल 1 बिलियन होता है, हमारे पास 1000 मिलियन, 10,000 लाख हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। 1 बिलियन से कम बची थी। 2 हफ्ते का इंपोर्ट हम कर सकते थे, उसके बाद खत्म हो जाते। हमने कई देशों से कहा कि हमें आप थोड़ा सा ऋण दे दीजिए, लोन दे दीजिए, और जानते उधार दे दीजिए। उन्होंने कहा आप पे भरोसा नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने 150 टन आपका अपने देश का सोना गिरवी रखा इंग्लैंड में और स्विट्जरलैंड में, और तब उन्होंने हमें $60 करोड़ उधार दिए। हम पे भरोसा नहीं था। और आज वही देश आपका जो उस समय कहता था अच्छा मेरा सोना रख लो, मुझे पैसे दे दो, आज हमारे पास 500 बिलियन रिजर्व्स पे हम बैठे हैं। मुझे याद है 1991 में जब सोना गिरवी रख रहे थे, मेरे बॉस उस समय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में सैम पिट्रोडा थे। मैं उनके पास गया और फूट फूट के रोया। मैंने कहा सैम, इस देश के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख के कहा दीपक ये भी गुजर जाएगा समय। वो गुजर गया, हमें ताकत मिली, उससे हमें भरोसा मिला। फिर 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने परमाणु जो थे विस्फोट किए। और छोटा देश डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे हमें आके कहता था जी अगर ऐसा करोगे तो हम मदद करनी आपकी बंद कर देंगे, आप वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाओगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। और हमने उस समय उनसे क्या कहा कि देखो तुम पिस्सू से देश हो, छोटे से, हमारे साथ पंगा लेने की मत कोशिश करो,
हमें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। अब पिछले 20 सालों में भारत की जो भावना, राष्ट्रीय भावना है, किस तरह उभरी है। जानते हैं हम किसी देश से अब मदद नहीं मांगते। पिछली बार, आखिरी बार जब हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लिया था, उधार लिया था, वो था 21 साल पहले, 1999। अब नहीं लेते। अब हमारे पास सुनामी होती है, हमारे पास भूकंप आता है, कुछ होता है, बाढ़ आती है, हम खुद करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी देश से हम मांगते हैं। 2018 में केरला में बाढ़ आई और कई देशों ने कहा मदद करेंगे, हमने कहा घर बैठिए, अपने लोगों को बिस्किट खिलाइए, हम खुद करेंगे। और 2011 से हम ज्यादा लोगों, देशों की मदद करते हैं, ना कि वो हमें पैसा देते। हम ज्यादा पैसा देते, उनसे नहीं लेते। और आपको याद है मुंबई पर जो हमला हुआ था 2008 में, छाती फुला के कहिए कि उसकी बात फिर कभी नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि अब हम में वो क्षमता है। और कोई हमसे पंगा लेगा तो जैसे आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, उसके घर में घुस के मारेंगे उसको। पिछले साल आपका गरीब मुल्क भारत अमीर रूस को 7,000 करोड़ का ऋण देता है। कहता है मैं जानता हूं कि आपके ऊपर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए, आपकी समस्या है, तो लो, भारत जो आपका दोस्त है, 7,000 करोड़ रुपया मैं देता हूं। ये जब इतिहास लिखा जाएगा ना इस शताब्दी का, लोग कहेंगे 2019 में भारत की ताकत देखने वाली थी। और फिर जो जम्मू कश्मीर में वो आप सब जानते हैं। मैं ऊर्जा के बारे में आपको बताना चाहिए, हम कहते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंट। कितना पैसा हम तेल पे खर्च करते थे जब तेल की कीमतें बढ़ी थी ना, पहली बार इन 1973 73 में, उसके बाद 1977, उसके बाद 2003 2008, हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई स्तर जो था 40% पहुंच चुका था। $150 पर बैरल तेल हो गया था, जब $20 है। उस समय हमने निर्णय किया कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता। तो फिर हमने रिन्यूएबल, नई एनर्जी जिसे रिन्यू किया जा सकता है, उस सूर्य ऊर्जा, विंड ऊर्जा, उस पर हमने जोर लगाया। और आज 40% जो हमारे देश में ऊर्जा खर्च होती है, उत्पादित होती है, वो न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस से दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का हिस्सा 40%, और तेल पे हमारा रिलायंस कम हो रहा है। फिर जो आपकी मस्तिष्क की शक्ति है, पहली 3 जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 1760 में, 1850 में, 1940 1930 में, हम उसमें भाग नहीं ले सके क्योंकि इस समय विदेशों का राज था हमारे देश भारत पर इस समय जो चौथी रेवोल्यूशन हो रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें भारत भाग ले रहा है। बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे एआई रेवोल्यूशन कहते हैं, पहला सेंटर अमेरिका में खोला, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा भारत में खोला है। यूरोप कहाँ है? अभी शौचालय में है, थोड़ी देर में आएगा। हमने स्वच्छ भारत के कार्यक्रम में जो लोग शौच खुले में करते थे वो खत्म कर दिया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है उन लोगों को बीमा देने की जिनके पास वो साधन नहीं है। और बेटा अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये तस्वीर के बारे में भी बताता हूँ। 2015 में हमने ये अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 पेरिस में, मैं वहीं था उस समय। आपके प्रधानमंत्री ने नवंबर 2015 में कहा कि सुनिए, हमारा देश ये वचन देता है कि 7 साल के अंदर हम 20 गीगावाट, 1 गीगावाट के अंदर 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन वाट होते हैं, हम 7 साल के अंदर 20 गीगावाट सूर्य ऊर्जा का उत्पादन अपने देश में करेंगे। मैं वहां पर था, लोग हम पर हंसे, मुझसे टीवी चैनल ने कहा अरे नहीं हो सकता, भारत कभी नहीं कर पाएगा। जानते हैं बेटा आप लोग, 4 साल टारगेट से पहले हमने 21 गीगावाट ऊर्जा पैदा करके दिखा दी, सूर्य ऊर्जा अपने देश में। मैंने उस टीवी स्टेशन को फोन किया, मैंने कहा कुछ कहना चाहते हो? बोले हम निरुत्तर है, हमें शर्म आ रही है। कि शर्म आनी चाहिए, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो आप लोग देश की आलोचना करते हैं ये जाने बिना कि भारत की ताकत क्या। ये देखिए, ये उस समय की तस्वीर है, जब कार्टून है, जब सरदार मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे, मिसेस गांधी चेयरपर्सन थी, तो ये उस समय ब्रिटानिया का प्रधानमंत्री झुक के सलामी दे रहा है और कह रहा है मुझे पैसे दे दो, मेरे देश के पास पैसे हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में यह कार्टून आया था 7 साल पहले, ये मैंने नहीं किया। ये देखिए, बवारिया जर्मनी का हिस्सा है। बेटा हमने तो ये सब सुना था कि विदेशियों को आना चाहिए भारत में पूंजी निवेश करने, इन्वेस्टमेंट करने, लेकिन जर्मनी तो भारत के अखबार में कह रहा है कि भारतवासियों मेरे देश में आओ, आप इन्वेस्ट मेरे देश में करो। क्या अफीम खा के कहते हैं वो लोग कि मालूम है भारत की आर्थिक शक्ति। ये देखिए,
ये एक इंडिया टुडे में इश्तेहार आया था 2015 में। मिस्टर शर्मा ये बता रहे हैं, ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं लंदन में, और भारतीयों को कह रहे हैं आप उसमें खरीदिएगा। शायद ये मलाई वाला जो भागा हुआ है, मलाया फलाया जो भी इसका नाम है, इसने वहीं पे खरीदी होगी। यानी भारत वासियों को कह रहे हैं कि आप लंदन में प्रॉपर्टी खरीदो। वाह रे वाह, दुनिया कैसे बदल गई है। देखिए 2020 के बाद दुनिया याद रखेगी कि चाइना ने क्या दिखाई है। चाइना ने अपनी ताकत दिखाई है आपका नुकसान करने की, और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है दुनिया का इलाज करने की। यही दुनिया याद रखेगी। किताब देखिएगा जरा, इस किताब का शीर्षक है हमारा समय आ चुका है। ये 2 साल पहले छपी थी, ये मैंने नहीं लिखी। इस किताब का शीर्षक है हमारा समय आ गया। भारत किस प्रकार से अपना स्थान बना रहा है दुनिया में। ये एक अमेरिकन राजनयिक एलिस आयरस ने लिखी थी। मौका मिले तो खरीदिए, पढ़िए। हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस, किस तरह से अब भारत आगे बढ़ रहा है और सारी दुनिया खड़ी होके ताली बजा रही है। तो बेटा एक चीज होती है राष्ट्रीय भावना। यूरोप में ये बनी थी 17, 18, 19वीं शताब्दी में, जब उन्होंने एक्सपैंड किया, कॉलोनीज बनाई, वहां आर्थिक क्रांति आई। फ्रांस में हुई थी 18वीं शताब्दी में। यूएस में, अमेरिका में हुई जब उनकी जंग हुई थी स्वाधीनता की, उसके बाद सिविल वॉर, उसके बाद जब उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ा। जापान में हुई थी, उसको माइजी रेस्टोरेशन कहते हैं। रशिया में हुई 1919 में बोल्शेविक। चाइना में हुई 1949। और मैं समझता हूं, बहुत हमने अनुसंधान किया कि भारत में कारगिल की जो लड़ाई थी 1999, 21 साल पहले, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय भावना उड़ पड़ी है। इतनी ऊंची जा गई है कि अब देख नहीं पाते। जो हमने जवाब दिया दुश्मन को, वो घबरा गया, पूरी दुनिया हैरान हो गई। और इतना बता दूं, हम कहते हैं ये तो मार्जिनाइज्ड है, पिछड़े लोग हैं, इस वर्ग के हैं, उस वर्ग के हैं। सबसे ज्यादा भारत की मदद उन लोगों ने की थी। और ये जो सब परिवर्तन आ रहा है, इसका क्या मतलब है? जो 15 साल दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 15% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 200 साल उन्होंने बाकी 85% पर राज किया था। हम पर भी राज किया था 200 साल। दुनिया पलट रही है। इन लोगों की ताकत खत्म हो गई है, यूरोप की, इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, इनकी आर्थिक शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन घमंड नहीं टूटा। 2002 में मैं स्पेन में आपका राजदूत था, उनके पार्लियामेंट में बैठा हुआ था। तो स्पेन का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहता है, अरे स्पेन की तो किस्मत है कि हम धनी देश होंगे। अच्छा, बड़ा घमंड है। 10 साल के बाद वॉशिंगटन जाता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वहां था, हमारे सामने हाथ जोड़ के कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है जी, मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा, अरे तेरा तो भविष्य था, तेरी तो किस्मत थी कि तू डोनर कंट्री बनेगा। ठंडा हो गया, लेकिन घमंड नहीं गया। जब पैसे मिल गए, ये नहीं बोला कि स्पेन बच गया, बोला अजी दुनिया बच गई है, यूरोप बच गया। घमंड उनका अभी भी देखो। भुज में, आपको याद है 2001 में भयंकर भूकंप आया था, 7-8 था वो रिक्टर स्केल पे। तो उस समय मैं स्पेन के बहुत खूबसूरत आइलैंड में, महाद्वीप में था, कैनरी आइलैंड। तो वहां पर एक रेडियो स्टेशन वाली मैडम मेरे पास आई, कहती है आप यहाँ पर पैसे मांगने आए हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहती है फिर क्यों आप? मैंने कहा मैडम अब ये क्या जवाब दूं, मैं आया हूं ताकि आपके देश में कुछ पैसे खर्च कर सकूं और आपकी आर्थिक जो है स्थिरता उसको और बढ़ा सकूं। 2011 में इंग्लैंड में वहां के जो पॉलिटिशियन, राजनायक है, पार्लियामेंट की डिबेट पड़ी है, बड़े नाराज हो गए जब हमने कहा आपकी मदद नहीं चाहिए। हमने कहा आपकी मदद तो हमारे लिए मूंगफली है, मूंगफली खाने का हमें शौक नहीं, किसी और को दिए। वो तो भयंकर रूप से बहस करने लगे, आग बबूला हो गए कि ये देश, ये कालों का देश हमसे मदद नहीं ले रहा। पढ़िएगा जो उनके पार्लियामेंट में डिबेट्स हुई थी। तो इसका परिणाम क्या है? डिप्रेशन समझते हैं, डिमोरलाइजेशन, अकेलापन बढ़ता जा रहा है पश्चिमी देशों में, जबकि भारत में ऊर्जा है, हमारे पास आत्मविश्वास है। जानते हैं इंग्लैंड में, यूके में एक मंत्री है अकेलेपन के लिए। वो कहते हैं हमारे देश में 90 लाख ऐसे लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं, तो उन्होंने एक मंत्री बनाया है। तो मैंने कहा कि कैसे डील करोगे? बोले कि हम कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो बहुत अमीर विधवाएं हैं, औरतें हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन अकेलापन है, उनके साथ जाके समय बिताएं, उनकी फ्रेंडशिप दे। तो मैंने कहा भाई अगर बहुत पैसा है तो मैं भी जाता हूँ। बोले अकेलापन तो है लेकिन इतना अकेलापन नहीं है कि आप भी यहाँ पे आ जाओ। तो मजाक कर रहा था। तो बेटा भारत का उभरता हुआ अंतरराष्ट्रीय जो हमारी छवि है, देखिएगा 2015 में याद है एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का प्रस्ताव हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं एंड 177
ने को स्पॉन्सर किया। हमें हमें उस पर वोट करने की जरूरत नहीं थी। यूएन के इतिहास में सबसे बड़ा को स्पॉन्सरशिप था। और एक यूरोपीय मंत्री, जब बहस चल रही थी, मैं सुन रहा था, कहता है मेरा देश योगा का समर्थन करता है क्योंकि भारत दुनिया का गुरु है, भारत विश्व गुरु है। अब वो कहता है तो हम ताली बजाते हैं, हम खुद कहते हैं तो लोग कहते हैं अजय अजय जी नहीं कहना चाहिए, नहीं है, ठीक नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों डरते हैं हम कहने से? 2015 जुलाई में यमन में गृह युद्ध लगा, लगभग 42 देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। यमन वालों ने कहा अगर इनको निकालना है अपने नागरिकों को, ना रूस आएगा, ना चीन आएगा, ना फ्रांस आएगा, ना इंग्लैंड आएगा, ना अमेरिका आएगा। हमें अगर भरोसा है तो केवल भारत पर। हमारी सेना गई और वहां से कई हजार लोगों को निकाल के लाई। उसी साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए मैं पेरिस गया था। नवंबर में फ्रेंच जो इमिग्रेशन वाला हवाई अड्डे पे होता है, मेरा पासपोर्ट देख के कहता है आप तो भारत के राजदूत। तो मैंने कहा, कहता है आप तो हमारे 500 लोग फ्रांस से निकाल के लाए थे। मैंने कहा भाई गलती होगी तो वापस ले जाते हैं। तो हंस पड़ा और फिर मेरे को देख के कहता है सर एक मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा। मैंने कहा क्या? तो सलाम करके मुझे कहता है थैंक यू इंडिया। एक फ्रांसीसी मुझे कह रहा है थैंक यू इंडिया। फ्रांस के पास ताकत नहीं थी वहां जाने की, मेरे पास वो शक्ति थी। 1969 में बेटा ये जो इस्लामिक देशों का संगठन है ओआईसी, उसकी स्थापना हुई थी मोरक्को में। हमें बुलाया गया था कि फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में आओ, हम गए। लेकिन एक बार हम वहां पहुंचे, हमें बेइज्जत किया गया। हमसे कहा गया आप नहीं आ सकते। हमारे पास ताकत नहीं थी, हम चुपचाप लौट आए। हमने कहा उनको कि गलत बात है, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और 50 साल के बाद पिछले साल जब उनकी 50वीं वर्षगांठ थी तो उन्होंने एक गेस्ट ऑफ ऑनर, मुख्य अतिथि किसको बुलाया था? आपके देश, मेरे देश भारत को, क्योंकि अब वो आपकी ताकत समझते हैं। बेटा जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर आप लोग कभी न्यूयॉर्क जाइए तो चढ़िए, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर, उसके ऊपर एक सोलर पार्क लगा है। 193 मेंबर हैं, 193 सोलर पैनल्स हैं और उस बिल्डिंग की ऊर्जा सूरज से आती है। और जानते हैं सोलर पार्क का नाम क्या है? महात्मा गांधी पार्क। वो भारत का तोहफा है संयुक्त राष्ट्र संघ को। ये चीजें समझने वाली हैं बेटा। देखिए जो परिवर्तन आप देखेंगे बेटा, बहुत सालों तक दूसरों ने हमारी किस्मत देखी है, लेकिन अब हमें अपना अतीत याद है। जिस देश को अतीत याद नहीं है, पास्ट याद नहीं है, उसका भविष्य नहीं होता। हमें याद है बेटा, और अब हम ये कसम खाते हैं कि अब विदेशी हमारी तकदीर नहीं लिखेगा, हम खुद लिखेंगे। मैं अपने कान को हाथ लगाता हूं, भगवान से माफी मांगता हूं ये कहने के लिए कि हम खुद अपनी तकदीर, अपना भविष्य लिखेंगे, क्योंकि हमने जो गलतियां की थी वो हमें याद है। ये हमारा एक प्रण है, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिज्ञा है। और आप लोग जो नौजवान हैं, सिर हिलाइए। मैं 5-6 को स्क्रीन पे देख रहा हूं। आप सहमत हैं कि अब भारत की तकदीर हम खुद लिखेंगे? सिर हिला के हाथ उठा के मुझे बताइएगा, सहमत हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनीता जी, अनीता जी, मनीषा जी, जयती जी, थैंक यू वेरी मच। नव्या जैन, खुद लिखेंगे हम इस देश का भविष्य ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। देखिए अब कोई नहीं लिखेगा हमारे लिए, ये हमारा भविष्य है। जैसे ये लोग, डेलॉयट कंपनी का नाम सुना आपने? इन्होंने एक सर्वे किया था पिछले साल 2019 में कि हमारे जो मिलेनियल्स हैं, बच्चे जिनका जन्म 1985 के बाद हुआ, पोस्ट मिलेनियल्स 1995 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनके ऑप्टिमिज्म, आशावादी हैं कि निराशावादी हैं, और वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने जो किया था 42 देशों में 16,000 लोगों को इंटरव्यू किया। तो सबसे नीचे जहां तक आशावाद है, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, और सब पे टॉप पे जानू कौन सा देश था? आपका देश भारत। हम लोग तो कहते हैं हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, उनके संस्कार सही नहीं है, उनके इरादे सही नहीं है। उन आप ही के बच्चों ने, आप लोगों ने बेटा जो मिलेनियल्स हैं, आपने कहा उस समय कि घर होना, गाड़ी खरीदना, अच्छा पति होना या पत्नी मिल जाना, ये सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन सबसे बड़ी, हमारा सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली जो हमारा दृष्टिकोण है, वो है कि समाज को हम कुछ लौटाना चाहते हैं, जो कुछ समाज ने हमें दिया। तो अपने बच्चों को मत समझिए कि वो बेवकूफ है, ये उनका आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी है, गिव बैक टू सोसाइटी। गोल्डमैन सैक्स का भी आपने नाम सुना है। वो क्या लिखता है कि जो 45 करोड़, ये मैं नहीं लिख रहा, ये गोल्डमैन सैक्स लिख रहा है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए लिखने के लिए, जो 45 करोड़ भारतवासी हैं जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ, इतना है इनकी पढ़ाई, इनकी आर्थिक शक्ति, ये भारत का इतिहास ऐसा लिखेंगे अगले 20 सालों तक की दुनिया हैरान हो जाएगी।
मुझे ये बताइए कि जो ये अमेरिका का राष्ट्रपति था बराक ओबामा, जो कुछ देर पहले राष्ट्रपति था, ये 3 बार भारत क्यों आता है? मिसेस शर्मा, इसकी कोई फ्रेंड है इंडिया में? क्यों आता है ये 3 बार? ये देखने आता है कि भारत में क्या क्रांति आ रही है, और जाके अमेरिकी बच्चों को कहता है भाई होशियार हो जाओ। मैं तो बैंगलोर होके आया, वहां मैंने देखा करोड़ों भारतीय बच्चे, को पूरे भारत की बात कर रहा था, करोड़ों भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हरा सके। सतर्क हो जाओ, उसने अमेरिकियों को कहा। ये एक एडलमेंट बैरोमीटर है। इसमें होता है कि लोगों का विश्वास कितना अपने देश पर, कितने परसेंटेज लोग हैं, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस एक्सेट्रा। भारत में 79, सिंगापुर में 62, रशिया में 30%। सबसे ज्यादा भरोसा अपने देश पर आप लोगों में है। और फिर पूछा गया इसी बैरोमीटर में, ये 2020 का है, कि 5 साल में आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आपकी स्थिति और बेहतर होगी? जापान में केवल 15%, जर्मनी में 23, रूस में 34, यूएसए में 42, और आपके देश भारत में 77%। है ना गजब की बात? है ना ये गर्व की बात कि हमारे देश में क्या हो रहा है? बेटा, ये भारत की नई ताकत है, ये भारत की उभरती हुई भावना है। एक कहानी आपको बताता हूं बेटा। ये गांव वाला 1999 कारगिल वॉर में बिहारी था। ये फौज में भर्ती होने के लिए आया। लोग ने कहा बेटा तू फौज में नहीं जा सकता, आप तो विकलांग हो। उसकी दोनों टांगे कटी हुई थी घुटनों के नीचे, ट्रेन एक्सीडेंट में, आप फौज में कैसे जाओगे? मिसेस शर्मा वो जवाब देता है कि साहिबान, मैं फौज में आया हूं दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन से भागने नहीं। देखिए भारत की जो जो भावना है, जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास, अरे कौन टेक सकता है आपके सामने? ना उसका जन्म हुआ है, ना जन्म उसका हम ये देखिए। ये तस्वीर है सिक्किम में जो भयंकर अर्थक्वेक आया था 2011 सितंबर में। मैं वहां गया था दूरदर्शन टीम के साथ। हम देखना चाहते थे कि किस तरह से राहत का कार्य हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। 300 जगह से सड़क टूटी हुई थी, गैंगटॉक से लेकर सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, जिससे हम खाद्य पदार्थ भेजते हैं सिक्किम को, हेलीकॉप्टर से कब तक दे दे। तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि पता करिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से कितना समय लगेगा सड़क खोलने के लिए। जानते हैं, मैं था वहां पर, मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कि 6 सप्ताह कम से कम। 6 सप्ताह कौन वेट कर सकता है? तो पीएम साहब ने कहा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क बनाते हैं संगठन जो है, उनसे पूछा। हमने पूछा, उनके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि मैं सर्वे करता हूं, उसके बाद बताऊंगा कितना समय हमें लगेगा। जानते हैं बेटा, 20 घंटे के बाद, मैं था वहां पर, उनका फोन आया 20 घंटे के बाद कि सड़क खुल चुकी है, 300 जगह से मरम्मत हो चुकी। अरे ये ताकत है भारत की। इस बच्चे को देख रहे हो किस तरह से ये खड़ा हुआ है? इसने केवल हेलमेट पहनी है और कुछ नहीं है, पैराशूट नहीं है, ये नहीं है। और दाहिनी तरफ नीचे जो आप देख रहे हैं वो तीस्ता नदी है। और बेटा ये बच्चा इस समय ड्रिलिंग कर रहा है, फिर बारूद भरेगा, फिर बारूद फटेगा, पहाड़ पीछे हटेगा, ये सड़क बनाएगा। ये फोटो मैंने खींची थी, मैंने अपने मोबाइल फोन से ली। किस तरह से ये काम कर रहा है, और मैं चिल्ला रहा था बेटा ध्यान से, ध्यान से। 15-20 बच्चे हमारे जो थे बॉर्डर रोड्स के, वो शहीद हुए ये काम करते हुए। एक के घर में मैं गया, एक सिक्किमीज माँ से मिला, 55 साल की थी। मैंने कहा बहन, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके घर आया हूँ इस समय जब एक आपका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। सरकार की तरफ से आपको मुआवजा मिलेगा, फौज देगी, बॉर्डर रोड देगी, सिक्किम सरकार देगी। मैंने अपनी तरफ से एक चेक दिया। मैंने कहा और कुछ कर सकता हूँ? बोली आप तो विशेष सलाहकार हैं ऊंचे लेवल पर, मेरे एक छोटा बेटा 22 साल का, उसको नौकरी दिलवा दी। मैंने कहा बहन क्यों फिक्र करती हैं, दिल्ली में जाके मैं बड़ी बड़ी कंपनियां, मेरे दोस्त हैं, किसी से कह दूंगा नौकरी दे देंगे। ये 2011 की बात है बेटा। और वो मुझे कहती है भाई साहब, मैंने आपको निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए नहीं कहा, मेरा बड़ा बेटा शहीद हुआ था देश के लिए, छोटे बेटे को भी फौज में या बॉर्डर रोड्स में भर्ती करो ताकि वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए। जैसे मेरी आंखों में पानी आया, मैंने उसके हाथ पकड़े और मैंने कहा मां तुझे सलाम, और अगर मेरा जन्म हो ना फिर भारत में, तो तेरी जैसी मां की कोख से मैं जन्म लेना चाहता हूं। और उस समय मैं ये समझ गया कि हम भारतीय क्यों हैं। हम भारतीय इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। मैंने समझ लिया, मुझे सबक मिला उस समय। बेटा ये पहली बार है मानव इतिहास में 1/4 देश की जनसंख्या स्कूल या कॉलेज में है, 2/3 जनसंख्या काम कर रही है, काम करने के लायक है। और ये एक जनरेशन है जो टेक सेवी, टेक्नोलॉजी, बस कहते हैं बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। एक्सट्रीम पॉवर्टी, भयंकर दरिद्रता को जो हम हटा रहे हैं, पहली बार मानव इतिहास में प्रति सेकंड
एक भारतवासी को हम एक्सट्रीम पॉवर्टी से हटा रहे हैं। और पहले जो था जी ये तो हमारी किस्मत है, ये होगा वो होगा, आज हमारे पास आत्मविश्वास है। आज हम कहते हैं ले आओ, हम बता देंगे तुम्हें कि हम कैसे काम करते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। जानते हैं स्वच्छ भारत योजना में हमने प्रति 2 सेकंड एक टॉयलेट, एक शौचालय बनाया। हमने प्रति सेकंड 2 बैंक अकाउंट खोले, पहली बार मानव इतिहास में। प्रति 15 मिनट हमने 1 किलोमीटर सड़क बनाई, और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा रिस्पांस चाइनीज वायरस का हमारा है। बेटा एक इकोनॉमिक्स में होता है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, यानी आप कुछ काम करते हैं उसका परिणाम वो है जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसे परिणाम है जिनके बारे में आप जानते नहीं, कभी आपने सोचा नहीं था कि ये भी आ सकते हैं। तो क्या होता है जब हमने कुछ किया, मिसाल के तौर पर कौन कहता है कि जब हमने स्वच्छ भारत का मूवमेंट लॉन्च किया टॉयलेट बनाने का, हमको मालूम था कि कोरोना महामारी होगी। लेकिन मिसाल के तौर पर ध्यान करिएगा प्रिंसिपल शर्मा, अगर हर घर में टॉयलेट ना होता, हर भारतवासी के पास टॉयलेट तक पहुंचने की संभावना ना होती, और 60% आपके देशवासी सुबह नदी के किनारे या खेत में या गांव में या कहीं पर भी जाते, क्या आपकी लॉकडाउन चल सकती थी? जब सुबह प्रेशर पड़ता है तो कोई लॉकडाउन नहीं चलता, सब लोग जाना, आज जाने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक अकाउंट ना होते सबके पास, हमने ये नहीं सोचा था कि महामारी होगी। राजीव गांधी ने कहा था हर 1 रुपया जो हम खर्च करते हैं गरीब के लिए, केवल 15 पैसे उसके पास पहुंचे। मैंने तो उनके साथ काम किया था, वो सच कह रहे थे, बहुत कम उनके पास पहुंचते थे पैसे, बाकी सब खाए जाते थे। अब हमने डायरेक्ट बेनिफिट किया, बैंक अकाउंट सबके पास है, चाहे गैस के लिए है, चाहे उनकी मदद के लिए है, चाहे 500 रुपया है, अब लीकेज नहीं होता। और हमने दिखा दिया है बेटा, दिखा दिया है दुनिया को कि किस तरह से, देखिए पाकिस्तान ने पंगा लिया, उसके घर में घुस के मारा। मैं आप सबसे कहता हूं पढ़िए आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए वो क्या कह रहा है कि 7वें पाताल में भी छुपोगे वहां से निकाल के लाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा, क्योंकि माफ करना चुन चुन के हिसाब लूंगा, माफ करना मेरी फितरत नहीं। दिखा दिया। मलेशिया के बुजुर्ग प्रधानमंत्री 95 साल के हैं, कश्मीर में हमारी आलोचना की, हमने पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया उनसे, उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, प्रधानमंत्री की नौकरी चलेगी। हमने बता दिया ये भारत अब वो नहीं है। प्यार से आओगे, प्यार से हम आपसे बर्ताव करेंगे, आंखें दिखाओगे तो हमारी आंखें आपसे कहीं बड़ी हैं, अपनी ताकत हम दिखाएंगे। जिस तरह से पोलियो और चेचक को हमने पछाड़ दिया बेटा, चाइनीज वायरस को भी, महामारी को भी हटा देंगे, हम डरते नहीं हैं। और क्या हो रहा है आजकल, ज्यादा भरोसा है आप में, नागरिकों में और सरकार में उन देशों में जिन्होंने अच्छी तरह से वायरस से डील किया, मिसाल के तौर पर सिंगापुर, साउथ कोरिया, भारत। और जो देश घबरा रहे हैं और जानते नहीं है, चाइना, यूएस, इटली, फ्रांस, स्पेन, वहां पर भरोसा खत्म हो रहा है। हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके वैज्ञानिक हैं, उनके लिए हमारा भरोसा, हमारी इज्जत बढ़ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में फरिश्ते नहीं देखे थे। जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ इंस्पेक्शन के लिए, मैं कोर ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं अब फरिश्तों को देखता हूँ बेटा, उन्होंने सफेद कोट पहने हुए हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि जहां पे भी हैं वहीं से काम करिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि अभी तक तो आपका सारा ये सिस्टम था कि ग्रोथ हो, आगे बढ़िए, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, अब मानव के लिए, इंसान के लिए, उसकी स्थिति के सुधार के लिए आप एक नया सिस्टम बनाइए। और सारी दुनिया कह रही है कि भारत इसमें नेतृत्व करेगा। सो एज एन इंडियन मैं कहता हूं, भारतवासी होने के नागरिक के नाते आपको क्या करना चाहिए बेटा, भरोसा रखो, विश्वास रखो अपने आप में, अपनी सभ्यता में, अपने देश में। ये जो है ना निराशावाद, इसको मत छाने दीजिए अपने जीवन में, क्योंकि निराशावाद से आपको ताकत नहीं मिलती, वो आपकी ताकत खींच लेता है। आप अपने आप को बेबस और लाचार समझते हैं। डर से आगे बढ़ो, सुना है ना आपने, डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। किसी ने महात्मा गांधी से पूछा था, बापू दुनिया को कैसे बदलूं? महात्मा गांधी ने क्या जवाब दिया था, दुनिया को बदलना चाहते हो बेटा, अपने आप से शुरू कर। अरे वो परिवर्तन जो लाना चाहते हो, अपने दिल में वो परिवर्तन लाओ। लिसोथो के प्रधानमंत्री जिनकी मैं सेवा करता हूँ, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम, ये मेरा क्षेत्र नहीं। बोले बताओ, तुम हिंदुस्तानी हो। अच्छा सर, अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये करता। 3 महीने बाद मैं वापस गया, उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, एम्बेसडर तुम्हें याद नहीं है, आपने कहा था ये करो, मैंने किया और वो समस्या का समाधान हो गया। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो फिर मुझसे कहता है, एम्बेसडर दीपक क्या तुम भगवान हो? मैंने कहा नो सर,
आई एम नॉट गॉड बट आई एम एन इंडियन, दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। बहुत जोर से ताली बजाने लगे और हंसने लगे। तो बेटा ये याद रखिए कि किस तरह से आप लोग दयालु हैं, आप सबका काम कर रहे हैं, आप लॉकडाउन ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम बहुत दयालु हैं, हम दयाशील हैं, हम बहुत जेनरस लोग हैं। वो जो कहते हैं ना, असम ने जो पाराविधि गड़िया लागू जैसा उधार शारी जाना वासुदेव कुटुंबकर, जो कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भारतीय क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया एक है, एक परिवार है, सबकी मदद करो। बेटा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट हमारे देश में महात्मा गांधी का जन्म होता है। और ये जो आप लोग ने प्रतिज्ञा की है कि आप भारत की तकदीर लिखेंगे, तो मैं भी एक प्रण करता हूं, कुछ देर बाद मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा और जहां पे मेरी कब्र होगी या मेरी अस्थि बिछाई जाएगी, वहां पे मैंने कहा है कि निशान लगा जी, दीपक वोरा निर्माण भारत में हुआ था 1951 में, हमेशा के लिए, ये कभी मरेगा नहीं। उसमें यही लिखा हुआ है, अपने हाथों से मैंने लिखा। जब साहब ने देखा उनकी आंखें भर आई। अपने हाथों से मैंने लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा।